नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय एक राष्ट्र एक चुनाव यूपीएससी के सामान्य अध्ययन पेपर 2 के चुनाव पारदर्शिता एवं जवाबदेही खंड के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। मौजूदा समय में एक देश एक चुनाव को लेकर बहस का मुद्दा जोरों पर है। कुछ राजनीतिक दल इसके पक्ष में नजर आते हैं, कुछ विरोध में और कुछ ने अभी तक इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने भी यह कहकर इस मामले को और तूल दे दिया था कि इस साल के सितंबर के बाद वह पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने में सक्षम है। पिछले कुछ वर्षों में पीएम मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर जोरदार जोर दिया है। एक साथ चुनाव करवाने का समर्थन करते हुए नीति आयोग की मसौदा रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में दोनों चुनाव एक साथ होने से शासन व्यवस्था में रुकावटें कम होंगी। एक देश एक चुनाव योजना क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव का तात्पर्य पर अलग अलग और निरंतर चुनावों के बजाय राज्य विधानसभाओं और लोकसभाओं के साथ एक साथ चुनाव कराने के विचार से है। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूरे देश में चुनावों की आवृत्ति को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के समय को सिंक्रनाइज अर्थात एक साथ करने की अवधारणा पर केंद्रित है। आइए अब जानते हैं भारत में एक साथ चुनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए पहली बार आम चुनाव 1951 और 52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह प्रथा बाद के 3 लोकसभा चुनावों में 1967 तक जारी रही। इसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। यह चक्र पहली बार 1959 में टूटा जब केंद्र ने तत्कालीन केरल सरकार को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 अर्थात संवैधानिक तंत्र की विफलता को लागू किया। इसके बाद पार्टियों के बीच दल बदल और प्रति दल बदल के कारण 1960 के बाद कई विधानसभाएं भंग हो गई, जिसके कारण अंततः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग चुनाव हुए। चुनाव आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1983 में भी एक साथ चुनाव कराने का विचार प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराने का समर्थन किया था। 2018 में विधि आयोग ने एक साथ चुनावों के कार्यान्वयन का समर्थन करते हुए एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक देश एक चुनाव के लिए चुनावी कानूनों में बदलाव की सिफारिश की गई थी। इसमें एक साथ चुनाव कराने से संबंधित कानूनी और संवैधानिक बाधाओं और समाधानों की जांच की गई थी। विधि आयोग ने सुझाव दिया कि एक साथ चुनाव केवल संविधान में उपयुक्त संशोधन करने के बाद ही संपन्न किए जा सकते हैं तथा कम से कम 50% राज्यों को इन संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि करनी होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है, आइए अब उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अगस्त 2018 में न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने पर एक मसौदा रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुद्दे से संबंधित संवैधानिक और कानूनी सवालों का विश्लेषण किया गया। विशेष रूप से आयोग ने प्रस्तुत किया कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव संभव नहीं है। इसमें कहा गया कि संविधान जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में एक साथ चुनाव कराने के लिए उचित संशोधन की आवश्यकता होगी। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि उसे कम से कम 50% राज्यों से अनुसमर्थन प्राप्त हो। हालांकि एक साथ चुनाव कराने के फायदों के संबंध में आयोग ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर तनाव कम होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में क्या तर्क है? एक देश एक चुनाव से चुनावी लागत में कमी आएगी। अलग अलग समय होने वाले चुनावों से सरकार को समय, श्रम और वित्तीय लागतों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है।
उदाहरण के लिए 2014 के लोकसभा चुनावों में सरकारी खजाने पर 3,870 करोड़ रुपए का खर्च आया और 2015 के बिहार चुनाव में अकेले सरकारी खजाने पर 300 करोड़ रुपए का खर्च आया। चुनाव आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव की लागत लगभग 4,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया है। लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करने से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कार्यक्रमों की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। इससे सामान्य सार्वजनिक जीवन में व्यवधान कम होगा क्योंकि राजनीतिक रैलियां न्यूनतम रखी जाएंगी। इससे जनता तक आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में सुधार होगा। बार बार चुनाव चक्र से प्रशासनिक और सुरक्षा कर्मियों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। समकालिक चुनावों के साथ इन अधिकारियों को दोहराए जाने वाले चुनाव कर्तव्यों से बचाया जा सकता है, जिससे उन्हें अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। यह भी तर्क दिया जाता है कि बार बार चुनाव सरकारों को दीर्घकालिक नीतियों के बारे में सोचने से भी रोकते हैं। एक साथ चुनावों से यह ठीक हो जाएगा यदि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव कराने की अवधि कम हो जाती है, तो राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने और शासन को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय होगा। बार बार होने वाले चुनावों से देश भर में जाति, धर्म और सांप्रदायिक मुद्दे कायम रहते हैं, क्योंकि चुनाव ध्रुवीकरण की घटनाएं हैं जिन्होंने जातिवाद, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। एक साथ चुनाव से कई चुनावों के कारण समुदायों के बीच दूरियां कम होंगी। चुनावों में संभावित उम्मीदवारों द्वारा काफी खर्च किया जाता है, जिससे अधिकांश काला धन होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रचलन कम होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ क्या तर्क हैं? राष्ट्रीय मुद्दों के केंद्र में आ जाने से क्षेत्रीय दल अपने स्थानीय मुद्दों को मजबूती से नहीं उठा पाएंगे। राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे अलग अलग हैं और एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। वे चुनावी खर्च और चुनावी रणनीति के मामले में भी राष्ट्रीय पार्टियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आशंका है कि जब भी केंद्र में बहुसंख्यक सरकार होती है तो एक साथ चुनाव होने पर राज्यों में भी किसी तरह की सत्ता विरोधी लहर बेअसर हो सकती है। लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध भी है। आलोचकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव को मजबूत करना लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को मजबूर करने की कोशिश करना और मतदाताओं के लिए विकल्प को सीमित करना सही नहीं है। नियमित चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों की इच्छाओं को नियमित रूप से सुनने के लिए बाध्य है। नियमित राज्य चुनाव राजनीतिक दलों के लिए फीडबैक तंत्र के रूप में काम करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि यदि सरकार को एक निश्चित कार्यकाल का आश्वासन दिया जाता है तो इससे निरंकुश प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है। विकल्पों और चुनावी व्यवहार को प्रभावित करता है। मतदाता राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर एक ही पार्टी को वोट दे सकते हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। IDFC संस्थान की शोध रिपोर्ट के अनुसार यदि 6 महीने के अंतराल पर चुनाव होते हैं तो 77% संभावना है कि मतदाता राज्य विधानसभाओं और लोकसभा दोनों के लिए एक ही राजनीतिक दल या गठबंधन का समर्थन करेंगे। यदि चुनाव होते हैं तो यह आंकड़ा 61% तक गिर जाता है। आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा माना जाता है। एक साथ चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौती है और इससे देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इससे चिंताएं क्या हैं? सबसे बड़ी चिंता इसकी व्यवहार्यता को लेकर है। संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 5 साल तक रहेगा, जब तक कि इसे पहले भंग न किया जाए। और अनुच्छेद 356 की तरह ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जिसमें विधानसभाएं पहले भी भंग की जा सकती हैं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन योजना गंभीर प्रश्न उठाती है। यदि केंद्र या राज्य सरकार मध्य कार्यकाल में गिर जाती है तो क्या होगा? क्या हर राज्य में दोबारा होंगे चुनाव या लगेगा राष्ट्रपति शासन? इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करने से न केवल विभिन्न स्थितियों और प्रावधानों पर व्यापक विचार की आवश्यकता होगी, बल्कि अधिक संवैधानिक संशोधनों के लिए एक चिंताजनक मिसाल भी स्थापित होगी।
दूसरा, वन नेशन वन इलेक्शन का विचार संघवाद की अवधारणा से मेल नहीं खाता है, क्योंकि यह इस धारणा पर स्थापित है कि संपूर्ण राष्ट्र एक है, जो अनुच्छेद 1 की सामग्री का खंडन करता है, जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में देखता है। तीसरा, बार बार होने वाले चुनावों के वर्तमान स्वरूप को लोकतंत्र में फायदेमंद के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह मतदाताओं को अपनी आवाज अधिक बार सुनने की अनुमति देता है। चूंकि राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के अंतर्निहित मुद्दे अलग अलग होते हैं, इसलिए वर्तमान ढांचा मुद्दों के मिश्रण को रोकता है, जिससे अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होती है। आइए अंत में निष्कर्ष को जान लेते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक अच्छा विचार है, लेकिन सभी हितधारकों को बहस और चर्चा में शामिल करके इसकी व्यवहार्यता की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। सभी हितधारकों के बीच व्यापक समन्वय और परामर्श की आवश्यकता होती है। इस कदम की व्यवहार्यता का विश्लेषण चुनाव आयोग की तत्परता, मतदाताओं को स्वीकृति और नीति आम सहमति के निर्माण के प्रयास हेतु अन्य प्रासंगिक कारकों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।